अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे हैं ऑप्टिकल रेजोल्यूशन की। सो अपन ओसी पढ़ रहे हैं अभी। वो किसी बच्चे ने बताया मुझे कि मतलब किसी बच्चे क्या मतलब जिसने बताया मुझे कि ऑप्टिकल रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा है सर हमको। सो रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई आपको पहले ना जो भी बताया गया होगा वो सारा आपको पता है, और जो भी नहीं बताया गया है वो मैं कंप्लीट कर देता हूं। सो मिक्सचर, राइट ना, द मिक्सचर विच कंटेन ठीक है, मिक्सचर विच कंटेन 50% डी आइसोमर एंड 50% एल आइसोमर, उनको अपन कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और एक होता है एनेंटियोमेरिक मिक्सचर, ठीक है ना, एनेंटियोमेरिक मिक्सचर। तो एनेंटियोमेरिक मिक्सचर होता है कि एनी परसेंटेज ऑफ मिक्सचर ऑफ मेरिक मिक्सचर। इसका मतलब होता है कि द मिक्सचर हैविंग, right ना, any percentage of D and L isomer, मतलब जो 50-50% होगा तो एनेंटियोमेरिक मिक्सचर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। सो ऑल रेसिमिक मिक्सचर मतलब ऑल एनेंटियोमेरिक मिक्सचर कैन नॉट बी रेसिमिक मिक्सचर, बट अ रेसिमिक मिक्सचर कैन बी कॉल्ड एज एनेंटियोमेरिक मिक्सचर, ऐसे अपन बोल सकते हैं। जब एनेंटियोमेरिक मिक्सचर में 50-50% होगा तो उसको अपन रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। Otherwise, in all the cases, we'll say that it will be a enantiomeric mixture. अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं रेजोल्यूशन के लिए। व्हाट इज रेजोल्यूशन? सपोज करता है मेरे पास एक प्योर ऑप्टिकल आइसोमर है, ये एक प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं अपन। ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें अपन को पता है, अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये 1 2 3 ऐसे आर आइसोमर है। और इसमें मैं इसका मिरर इमेज ले लेता हूं, दैट मिरर इमेज विल बी कॉल्ड एज एस आइसोमर। ये इसका मिरर इमेज, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एस आइसोमर है। सो दिस इज अ एस आइसोमर। अगर ये दोनों 50-50% है तो विल से दैट दिस इज अ रेसिमिक मिक्सचर, तो मैं इसको रेसिमिक मिक्सचर बोल दूंगा। दिस इज अ रेसिमिक मिक्सचर, 50% ये होगा, 50% ये होगा। We know that enantiomers reacts with the same rate with optically inactive reagent, but enantiomers react with a different rate with optically active reagents, but they react with a different rate with optically active reagent. तो जब अपन इस एनेंटियोमेरिक मिक्सचर को किसी प्योर आइसोमर से रिएक्ट करेंगे, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से रिएक्ट करेंगे, दिस इज विल से दैट जो अपन ने यहाँ पर मिक्स किया, मतलब ये रेसिमिक मिक्सचर में हमने ये प्योर अल्कोहल ऐड कर दिया, तो विल से दैट दिस इज अ प्योर आइसोमर है अल्कोहल का, ये प्योर आइसोमर है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 आर हो गया, तो ये प्योर आर आइसोमर है, ठीक है। इधर भी मैंने आर आइसोमर का रिएक्शन करवा रहा हूँ, इधर भी आर आइसोमर का रिएक्शन करवा रहा हूँ। वैसे अपन काफी मतलब पढ़े हुए हैं, ये वाला पार्ट 9th-10th में भी पढ़ते थे कि अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करोगे तो एस्टर बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसमें ना वाटर को रिमूव कर लेते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो एस्टर जब बनता है तो अपन उसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो अपन कहेंगे ये जब रिएक्ट करेंगे ना इसमें, तो यहां से अपन वाटर हटा देंगे, और वाटर हटा के अपन बना लेंगे एक कंपाउंड दैट विल बी, एक तो ये बन जाएगा CH3C, इधर H लिख लेंगे, इधर C2H5 है, और इधर C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा अपने पास दैट इज O, और दिस विल बी CH, और इधर CH3 है और C2H5 है। अब आप देखोगे तो इसमें से वाटर रिमूव किया अपन ने, यहाँ से OH हट गया और यहाँ से ये हट गया, हाइड्रोजन हट गया, तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बन गया। इधर जो बनेगा वो ऐसे बन गया अपने पास, ये ऐसे बन गया, विल से दैट इधर
इसका इसके साथ रिएक्शन, इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम देखोगे तो कहीं चेंज नहीं हो रहा, वो एस है, और ये सी डबल बॉन्ड और ओ सी एच, और ये CH3 है, और ये C2H5 है। अगर अपन इस रिएक्शन में चेक करेंगे कि यहां पर क्या बना, तो अपन देखेंगे तो विल राइट दैट कि देखो यहां पर ये R आइसोमर था, ये R आइसोमर था, ये S आइसोमर है, ये R आइसोमर। हमने प्योर आइसोमर से रिएक्ट करवाया, मतलब प्योर रिएजेंट से रिएक्ट करवाया था। एक मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर था, उसमें मैंने प्योर R आइसोमर ऑफ अल्कोहल डाल दिया, तो उसने अपन को एस्टर बना दिया। जो एस्टर बनेगा उस पे, इस पे कॉन्फ़िगरेशन R है और इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन R है। इस पे कॉन्फ़िगरेशन S है, इस वाले कार्बन एटम पे, और इस वाले कार्बन एटम पे R। प्रोडक्ट अपने पास बना, जो प्रोडक्ट अपने पास बना यहाँ पर, बिल्कुल दे आर इन फिशर प्रोजेक्शन। यस, जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे वो फिशर प्रोजेक्शन मान लेंगे, क्योंकि जो भी क्रॉस वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो सबके सब फिशर प्रोजेक्शन होते हैं। क्रॉस वाले स्ट्रक्चर लिखोगे तो मैं फिशर प्रोजेक्शन अज्यूम कर लूंगा, बिल्कुल वहां पर अपन फिशर प्रोजेक्शन अज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर जो अपन चेक करेंगे ना, जो अपने पास प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट ऐसे हो जाएंगे, वी गेट आर आर, ये आर और ये भी आर है, और ये एस और ये आर। ये तो पक्का हो गया कि ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस नहीं है। अगर ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस नहीं है और दोनों के पास दो दो कायरल सेंटर है, इसके पास भी एक कायरल सेंटर है, इसके पास भी एक कायरल सेंटर है, इसके पास भी कायरल सेंटर है, इसके पास भी कायरल सेंटर है, और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। सो अपन ये कहेंगे कि भाई देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों मिरर इमेजेस नहीं है, सो दे आर नॉट इमेंशनस। सो अगर दो कायरल सेंटर्स हैं एंड दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, वी कॉल देम एज डायस्टीरियोइसमस। नाउ वी नो दैट कि भाई जो डायस्टीरियोइसमस होता है ना, वो डायस्टीरियोइसमस के फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अपन कहेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जो सिस और ट्रांस होते हैं ना, वो आपस में डायस्टीरियोइसमस। और सिस ट्रांस के प्रॉपर्टीज जितना अपन को पता है, सिस और ट्रांस का फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होता है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होंगे, सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट होगा, सब डिफरेंट होता है। Diastereoisomers have different physical properties. अगर diastereoisomers physical properties होगा ना, different physical properties, the diastereoisomers have different physical properties, so they can be separated into, so they can be separated into different vessels. They can be separated into different vessels. Into different vessel, different vessel. अब अपन कहेंगे देखो, डिपेंडिंग ऑन, अगर दोनों लिक्विड्स हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा, अगर दोनों सॉलिड है तो मैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करूंगा। डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल स्टेट हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब जब ये सेपरेट होगा तो ये वेसल 1 में ले लेते हैं, ये वेसल 1, मतलब दोनों को सेपरेट कर लिया मैंने, ये वेसल 1 में लेके गए तो, और ये वेसल 2 में आ गया, ये वेसल 2 में आ गया। अभी वेसल 1 में मतलब ये अलग अलग वेसल में चलेगा, पहले ये दोनों एक ही वेसल में थे, बट ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैं उनको क्या कर सकता हूं, अलग अलग वेसल में लेके जा सकता हूं। तो मैं इसको एक अलग वेसल में लेके गया और इसको मैं अलग वेसल में लेके गया, सो ये डिफरेंट वेसल्स में आ गए, ये भी अलग वेसल में है और ये दोनों अब अलग अलग वेसल्स में आ गए अपने पास। अब अगर दोनों अलग अलग वेसल में आ गए अपने पास, ये दोनों अलग अलग वेसल में आ गए अपने पास, तो ये अलग वेसल में, ये अलग वेसल में, अब हमें क्या करना है, इसको हाइड्रोलाइज करके इसको अलग सेपरेट करना है और इस पार्ट को निकाल देना है। तो यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा, हमें इसको एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं।
सो आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो तो विल गेट द प्योर आर। यहाँ पर ये आर है, ये 1 ये 2 ये 3 है, तो ये प्योर आर है। और इसमें ये 1 है ये 2 है ये 3 होगा तो ये प्योर एसिड, तो इसको भी अपन स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेंगे, सो विल गेट द प्योर एस। तो प्योर एस इन वेसल 2 और ये प्योर आर इन वेसल 1, तो इन वेसल 1 तो दोनों अलग अलग वेसल में आ गए ना, तो इसका मतलब है मैंने आर और एस को, सिंस दे आर रेसमिक मिक्सचर, मैंने आर और एस एक रेसमिक मिक्सचर ले लिया, इसको प्योर आर से रिएक्ट करवाया, कोई दूसरे कंपाउंड जो इससे रिएक्ट करेंगे। अगर ये अमाइंस भी होता तो भी अपन अमाइड बना देते, जैसे एस्टर बनाया, तो अपन कहेंगे इनको रिएक्ट करके आप ये प्योर कंपाउंड से रिएक्ट करवाया, तो अपने पास आर आर और एस आर बन गया, दे आर डायस्टिक आइसोमर्स। Now they can be separated into different vessels. So मुझे R एक अलग वेसल में मिल गया, SR एक अलग वेसल में मिल गया। Then with the suitable reagent अपन क्या कर सकते हैं, इस R को precipitate करके प्योर S निकाल सकते हैं और इससे भी अपन प्योर R निकाल सकते हैं। तो प्योर R और प्योर S दोनों में अपन निकाल सकते हैं। So this is the method we can follow. This process is called resolution. अब रेजोल्यूशन में अपन को डिफरेंट टाइप से इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रेजोल्यूशन में। ये तो रेजोल्यूशन ठीक है, समझ में आ गया। अब आप बताओ कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। अगर अपने पास रेसमिक मिक्सचर है और अपन उसे एक प्योर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो विल गेट द डायस्टिक आइसोमर्स। हमारे पास 2 डायस्टिक आइसोमर्स बनेंगे, एक ये and they can be separated into the different methods. एक तो इसी टाइप से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे अपन से। तो लास्ट में H+ आइन से जो अपन ने यहाँ पर रिएक्ट करवाया, आप इसको मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आपको बाद में पढ़ाऊंगा ORM 1 में, कुछ भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन इसको यहाँ अटैक करवाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलिसिस किया मैंने, इधर OH ऐड हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और ये अल्कोहल होगा। हीट कर दो, ये तो वेपराइज हो जाएगा, ये बचेगा। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होगा। तो हाइड्रोलिसिस करके अपन इसको एस्टर और इसको अल्कोहल बना देंगे। हीट करेंगे तो ये इजीली वेपराइज हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा इससे। तो अपन सेपरेट कर सकते हैं उसको, बड़े इजीली सेपरेट कर सकते हैं। रेसमिक मिक्सचर को डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, वो तो आपने एनिंचोमेरिक की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम, इनके मेल्टिंग पॉइंट सेम, इनका सॉलिबिलिटी सेम, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, सब कुछ सेम है, तो सेपरेट कैसे करोगे? फिर नहीं कर सकते। So they cannot be separated in the different way. तो अपन दूसरे पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे अपन से। ये नेक्स्ट पेज। अब अपन को पता है कि जैसे अभी अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया जिसमें अपन ने कहा इसमें एक कायरल सेंटर था और अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड लेके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया और इसमें भी कायरल सेंटर था और अपन ने पहले डायस्टिक एस्टर बनाया, इसमें भी कायरल सेंटर था, इसमें भी कायरल सेंटर था और फिर उसके बाद अपन ने वाटर एसिड बना दिया था। ये RS था और ये प्योर आर था, प्योर आर था, ठीक है। तो अपन ने कहा भाई ठीक है, इसका आपने प्योर आर बना लिया और वो RS था तो चलेगा। ये जो होगा ये RS था और ऐसा SP हो सकता है, ये प्योर आर है तो R लिखना चाहिए आपको, ये बन गया और फिर अपन ने इनको सेपरेट किया। अब अपन से क्वेश्चन, अब ये पहले से लिखा हुआ है लास्ट पेज पे तो फिर अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, इसकी फिर से लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। ये डायस्टिक आइसोमर्स है। अब क्वेश्चन अपन से जो दूसरा पूछेंगे वो ऐसे पूछेंगे, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है H,
यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। और फिर अपन से पूछा कि अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा अल्कोहल के साथ, मेरे पास अल्कोहल ये है, अगर हमें क्रॉस वाला स्ट्रक्चर मिला ना, तो हमको पता है कि इस कंपाउंड को आपने रिएक्ट करवाया, तो आपने अगर इसको क्रॉस वाला स्ट्रक्चर दिया तो 1 2 3 4 ये R है। तो ये वाला जो होगा, इसमें भी मान लो अपन को गिवन है प्योर R है, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म, तो अपन कहेंगे 1 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म इस फॉर्म, वो भी सिर्फ R बस। अगर मुझे ऐसे गिवन है CH3 CH C2H5 एंड COH, प्लस यहां पर आपने लिखा कि भाई CH3 CHOH और CH2 CH3, मुझे यहाँ पर प्योर R लिखा था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा था, बस लिखा था कि ये रेसमिक मिक्सचर है, वो DL हो गया। अगर आपने प्लस माइनस लिखा तो DL मतलब इट इज रेसमिक मिक्सचर। तो मैं कहूंगा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स विल बी। एक प्रोडक्ट अपन कहेंगे, देखो भाई एक प्रोडक्ट इसमें हो जाएगा, अगर मान लो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब एक R है और एक S है, ये प्योर R लिखा आपने, तो मैं 2 प्रोडक्ट बना दूंगा। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा, आपने ऐसे लिखा और इसमें भी ऐसे लिखा, और मुझसे पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, तो मैं इसको भी प्लस माइनस अज्यूम कर लूंगा, और आपने अगर इसमें भी कुछ नहीं लिखा तो मैं इसको भी प्लस माइनस अज्यूम कर लूंगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। अपन कहेंगे ये भी RS है और ये भी RS है, अपन कहेंगे ये भी RS है और ये भी RS है। तो उस केस में अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर 4 प्रोडक्ट होंगे तो क्या क्या होंगे, तो अपन कहेंगे एक बार इसका RS इसके P और R के साथ रिएक्ट कर लो, और फिर एक बार उसी का RS एक बार इसके S के साथ रिएक्ट कर लो, ये 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो लाइक दैट अपन से पूछ सकते हैं कि 4 प्रोडक्ट अपन को फॉर्म हो जाएंगे। अब आपने तीनों टाइप के क्वेश्चंस देखे, मतलब क्या लिखे मैंने, मतलब अगर इसमें तो अपन को फिक्स बना रखा था, अगर ऐसे क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बना के दिया ना, तो आपको ये फिक्स अज्यूम करना होगा, फिर आप इसको रेसमिक मिक्सचर नहीं ले सकते अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन दिया उन्होंने, और अपन से कहा गया कि मेरे पास बताओ ये एक कंपाउंड है, सपोज करता है, अपन ने ऐसे ले लिया, और इसको अपन ने कोई ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव अमाइंस के साथ रिएक्ट करवा दिया। अब अपन को पता है कि ऐसे लिख दो तो इसको अपन अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें कायरल सेंटर है। इसको जो अपन रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना होता है, तो अपन इसको OH को हटा देंगे यहाँ से, वो रिएक्शन हो जाएगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे होगा। मैं सिर्फ प्रोडक्ट बना के फिर देखते हैं अपन क्या होने वाला है। तो अपने पास यहाँ पर C2H5 होगा, मेरे पास प्रोडक्ट होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं ऐसे लिखूंगा, इसमें अमाइड बना दूंगा, ऐसे लिखूंगा। अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो मैं इसमें बता सकता हूं कि इसका कायरल सेंटर अपन को पता। अब इसमें ना आपने ज्योमेट्री फिक्स दी है, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे बी वाला था,
अगर इसमें अपन को आरएस कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है हाउ टू कैलकुलेट द आरएस। हाइड्रोजन को उधर ले आओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को उधर, तो अपन 1 2 और 3 ये एस आइसोमर है। ये एस आइसोमर है तो ठीक है, अपन कहेंगे ये प्योर, सपोज कर लेते हैं कि ये प्योर आर है, तो अपन कहेंगे ठीक है इसमें ये तो एस है क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ये थोड़ी चेंज हो सकता है, इसको मैं आर एस नहीं ले सकता। और इसका क्या आइसोमर था आर, तो मेरे पास एस आर बन जाएगा, ये बन गया, तो ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्योंकि जब आप किसी के कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करोगे तो फिर मैं उसमें अपनी तरफ से ऐसे नहीं अज्यूम कर सकता रेस में मिक्सचर, मुझे वही अज्यूम करना। तो आप इसको कैलकुलेट करके और बता दो। मैंने इसको ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लिया कि इधर COH कर दिया, इधर H ले लिया, इधर C2H5 ले लिया और इधर CH3 ले लिया। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हो गया, ऐसे हो गया। तो वो एस कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन मस्ट बी अवे फ्रॉम द व्यूअर ना, तो मैंने कर लिया अवे फ्रॉम द व्यूअर हाइड्रोजन। तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके और अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं, ठीक है ना, चलेगा। नहीं, क्वेश्चन तो तुमको पूछना ही है, तुमने रोटेशन कुछ भी लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो तुमको कुछ नहीं पड़ेगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉलिड मार्क्स होते हैं भाई, जो सर ने बताया उसको सॉल्व कर दिया, दिमाग भी नहीं लगाना, कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉलिड मार्क्स होता है। हाँ भाई, तो रेजोल्यूशन खत्म हो गया मेरा, अब और बताओ कुछ अगर बचा हुआ है तो तुम्हारा। तुमने कहा रेजोल्यूशन बचा हुआ है, मैंने रेजोल्यूशन बता दिया, अब कुछ और बचा हुआ है तो वो भी बता दूंगा, वो बता दूंगा रेजोल्यूशन के अलावा। और कुछ बचा हुआ है, ये रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन ना जैसे फ्रैक्शन पे क्वेश्चंस है, वो बोल रहा है कि सर इसमें ना फ्रैक्शन पे क्वेश्चंस है, तो अपन क्या कहेंगे, देख ये दोनों एक दूसरे के इनइंशियल्स हैं, ये वाला, इसमें 4 प्रोडक्ट बताया अपन ने, राइट, ये दोनों जो होते हैं दे आर राइट। मेरे पास 4 कंपाउंड बने इसमें, 4 प्रोडक्ट बने इसमें, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये 4 प्रोडक्ट है, लेकिन चारों प्रोडक्ट में ये और ये इनइंशियल्स है, मैं इनको सेपरेट नहीं कर सकता। सो वी गॉट द 4 प्रोडक्ट, इनइंशियल्स कभी सेपरेट नहीं हो सकते, सो मैं इन दोनों को तो सेपरेट नहीं कर सकता, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। व्हाई इट इज सो, क्योंकि देखो इस मॉलिक्यूल में कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, इस मॉलिक्यूल इधर C डबल बॉन्ड है ना, इधर C डबल बॉन्ड नहीं है इस तरफ, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं आ सकती, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी तो ये मीजो तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये दोनों आपस में मिरर इमेज जरूर हो सकते हैं। कैसे, अगर इसका मिरर इमेज अपन ने S ले लिया, इसका RR, अब इसका S होगा तो उसका SR हो जाएगा ना, बना के देखोगे तो मिरर इमेज होगा, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज बनेंगे, तो मैं इसको और इसको सेपरेट नहीं कर सकता। तो जो सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर एनंटियोमर्स, एनंटियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसे सेपरेट करोगे। So only 3 fractions can be obtained from this, जब अपन इनका फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन करेंगे ना, तो इन दोनों को तो सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, तो दोनों में से किसी एक को ही काउंट करूंगा, लेकिन इन दोनों को कर सकता हूँ।
एक बार चेक कर लेते हैं, फ्रैक्शंस बना के देख लेते हैं, एक बार बना के देख लो एक बार। हाँ, ये बना के देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेरे पास ऐसे था, मुझे RS वाला बनाना है बस। इस वाले में 1 2 3 4 R, 1 2 3 4 ना R। तो एक बार मैं बना लेता हूँ, दैट इज अब SS तो हो जाएगा मिरर इमेजेस का, क्योंकि इसका मिरर इमेज बना देंगे पर ऐसे। CH3 इधर C2H5 होगा, इधर H होगा, इधर C डबल बॉन्ड होगा, इधर O होगा, ऊपर CH3 होगा और ये इधर आ जाएगा मेरे पास H और ये C2H5। तो ये ऐसे सब है। अब अपन RS की बात करते हैं कि इसका ये R है और उस तरफ S ले लेता हूँ। इधर C2H5 है, C डबल बॉन्ड है और इधर ले लेते हैं अपन O और इधर ले लेते हैं अपन CH3 C2H5 एंड दिस इज H। ये R है, ये H। इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो CH3 इधर C2H5 होगा और इधर H होगा, इधर C डबल बॉन्ड होगा, मिरर इमेज बनाऊंगा तो, और इधर O होगा, इधर H होगा और इधर CH3 होगा और इधर C2H5 होगा। ये S बनेगा और ये R बनेगा। क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं? ये 1 2 3 ऐसे आ गए। क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं क्या? ये दोनों मिरर इमेजेस हैं बिकॉज दे आर इन इंचोमर्स। ये दोनों मिरर इमेज हैं, इन इंचोमर्स हैं क्या? ये देखना जरा, आपस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। तो आपको थोड़ा सा देख के बताना पड़ेगा, क्योंकि एकदम अगर आप डायरेक्टली बोलोगे ना तो गलती करने के चांसेस होंगे, फिर अपन गलती कर देंगे। क्योंकि अपन को लगेगा कि भाई देख, ये RR है और ये SR है, ये RS है। अब RR और SS तो दिखते हैं अपन को, ये दोनों नहीं दिखते। तो अगर आप बना लोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अपन ये देख सकते हैं कि वो मिरर इमेजेस हैं या नहीं है। तो अगर अपन देखें इसको तो ये एग्जैक्टली देखो, अगर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर तो मुझे सारा कुछ मिरर इमेजेस ही लग रहा है, इधर भी लग रहा है। अब इधर की बात करता हूँ, इधर क्या मिरर इमेजेस हैं क्या एक दूसरे के? देखो जरा, पूरा पार्ट ऐसे, इधर बिल्कुल मिरर इमेजेस है। सो दे आर इनइंचुमस देन। अगर वो इनइंचुमस है तो मैं इन दोनों में से किसी एक को सेपरेट, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा एक साथ लिख देता हूँ ऐसे ना, तो अपन को ज्यादा इजी दिखेगा। RR और SS आपस में मिरर इमेज है, RS और SR आपस में मिरर इमेज है। मतलब मैं यहाँ पर ये भी मिरर इमेजेस हैं, इनइंचुमर्स हो गए, ये भी इनइंचुमरिक पेयर हो गया। तो प्रोडक्ट तो 4 बनी, बिकॉज ऑल इनइंचुमर्स आर स्टील isomers, बट ओनली 2 कैन बी सेपरेटेड। मतलब जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो 2 ही सेपरेशन बनेंगे, इनको आपस में आप सेपरेट नहीं कर सकते, इनको आप आपस में सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इनइंचुमर्स। These are diastereomers isomers, इसलिए अपन ने सेपरेट किया, क्योंकि ये RR थे और ये SR थे। They are diastereomers. That is how we have to check. नहीं तो गलती है, ठीक है। अगर मेरे पास वेज डैश है कोई, मान लेते हैं अपने पास कोई वेज डैश है और ऐसे गिवन है मेरे पास, तो इसको अगर फिक्सचर में कन्वर्ट करना है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करो, 1 2 3, मतलब ऐसा होगा एस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप फिक्सचर लिखोगे तो इसमें एस कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो ये इंटर कन्वर्जन हो जाएगा, है ना। इसको एन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हो गया। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन में एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? तो पहले तो CH3 को ऊपर लिखना होगा, क्योंकि वो एल्काइल ग्रुप है। आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि मेरे पास ये केबल है,
1 2 3 4 ये आईयूपैक नंबरिंग है। अगर आपको समझ में ना आए ना कि फिशर प्रोजेक्शन में सबसे ऊपर किसको लिखना है और सबसे नीचे किसको लिखना है, तो आप आईयूपैक नंबरिंग लिख लेना। जिस कार्बन को आईयूपैक नंबरिंग में 1 मिला होगा वो ऊपर होगा, और जो लास्ट वाले होंगे वो इधर। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे H होना कंपलसरी है, वरना फिशर प्रोजेक्शन नहीं होगा। वरना वो फिशर प्रोजेक्शन है। तो फिर अपन कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन किसी एक तरफ तो लिखना ही होगा। आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीखे होंगे इसमें, मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। सो विल गेट दिस एज एस आइसोमर, तो अपन एस आइसोमर लिख लो, खत्म हो गया। C2H5 है, उसको लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ये हो गया ऐसे। तो अगर आपको फिशर वेजडेस को फिशर में कन्वर्ट करना है या फिशर को वेजडेस में, यू आर हैविंग दीस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस, इन्हीं से ही कन्वर्ट करना होता है। और फिशर प्रोजेक्शन जब आप लिखोगे तो आईयूपैक नंबरिंग में जिसको 1 मिलेगा वो टॉप पे होगा, जिसको लीस्ट मिलेगा वो लास्ट में। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 कायरल सेंटर है या 10 कायरल सेंटर है, हमें इससे सर कोई आपको एक फर्क। पूछना था। बोल। सर एच और C2H5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होंगे ना हर बार, क्योंकि वो ऊपर और नीचे रहेंगे, तो उनका जब हम लोग फिशर बनाएंगे तो वो भी उसमें भी अपोजिट में ही रहनी चाहिए ना वो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिशर प्रोजेक्शन अलग होता है, फिशर प्रोजेक्शन अलग होता है, फिशर प्रोजेक्शन अलग होगा। हाँ, आप इसका कन्वर्जन कर रहे हो कि सर मतलब इसको ऐसे लिख दो तो क्या करेंगे। मैं मुझसे किसी ने पूछा था कि फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, तो मैंने फिशर प्रोजेक्शन बनाया। मुझसे ये नहीं पूछा था कि इसको ऐसे लिख दो आप क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में, मुझसे कहा था फिशर प्रोजेक्शन बना दो आप। तो अब क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में ये कंपलसरी होता है, हमसे ये पूछा था कि वेजडेस को फिशर में कैसे कन्वर्ट करें। फिशर में हॉरिजॉन्टल पे हाइड्रोजन होना चाहिए और एक Cl होना चाहिए, और फिशर प्रोजेक्शन में ये कंपलसरी होता है कि आपको आईयूपैक नेमिंग के हिसाब से जिस कार्बन एटम को हाईएस्ट नंबर मिलेगा वो बॉटम पे होना चाहिए, और जिसको मैक्सिमम नंबर मिले मतलब स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा वो टॉप पे होना चाहिए, कंपलसरी। यही तो फिशर प्रोजेक्शन है। आपने फिशर प्रोजेक्शन क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि फिशर प्रोजेक्शन कैसे लिखेंगे इसका इंटर कन्वर्जन। तो बेस्ट तरीका होता है, कभी ये मत सोचो कि इसको उधर लिखेंगे इसको उधर लिखेंगे, कभी मत सोचो ये, वो उस वाले पार्ट को मत पढ़ो कभी कि इधर हाइड्रोजन है उधर हाइड्रोजन है, कुछ नहीं भाई, इसको क्या कन्वर्जन है वो बताओ आप। तो अगर आप ऐसे लिखते हो, अब इसको क्या करें, तो अपन कहेंगे सर फिशर प्रोजेक्शन लिखूंगा मत, मुझे नहीं पता ये क्या है, क्या बनाया आपने। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा।
हमने राइट और लेफ्ट थोड़ी डिसाइड किया, हमने तो डिसाइड किया भाई इसका एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, खत्म बात। मैंने कोई डिसाइड नहीं किया कि राइट में हो कि लेफ्ट में हो कि कहाँ हो, मुझे नहीं पता कहाँ है। ये अपनी तरफ से क्यों बोल रहे हो कि लेफ्ट में होना चाहिए राइट में होना चाहिए? अरे मैं तो कुछ बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ ये एस है और ये एस है, खत्म बात, वो दोनों आइडेंटिकल है, आप जो मर्जी चाहे कर लो। अब मेरे से कोई क्वेश्चन मत पूछो उसमें। ये नहीं होगा कि ये डी है कि ये एल है कि ये क्या है भाई, इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं, इनमें और इनमें कोई रिलेशन नहीं है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनमें और इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनमें और इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसमें और इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, किसी का कोई रिलेशन नहीं होता आपस में। राइट ना, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, आईयूपैक नेमिंग के हमेशा वो सील से कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरफ है, आपको बस आरएस चेक करना है। इधर भी मैं यही चेक करूंगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे ये दिख रहा है ऐसे, सीनियर मोस्ट ग्रुप इज दिस, ये है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो पैरेलल सेंटर लिखे, नीचे इसको लिखा, ऊपर इसको लिखा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है कौन कहाँ क्या है। अरे बिना फिशर बनाए कैसे बताया ये ऐसे? फिशर ही तो है ये भाई, ये फिशर प्रोजेक्शन ही तो है, ये तो अंडरस्टूड है ना कि हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप हमारी तरफ है और ये वाले ग्रुप हमसे बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, ये फिशर ही तो था। फिशर बनाना क्या है, क्रॉस लिखा मतलब फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हो, ये क्रॉस लिखा मतलब फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हो। अब मैं तो ये करूंगा कि भाई यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसी के हिसाब से बनाऊंगा। जो मर्जी चाहो करो ना, किसने कहा कि न्यूमैन में करो, जो भाई आपकी मर्जी, आप जैसे कहोगे मैं मतलब कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई न्यूमैन से आप फिशर में कन्वर्ट करो, तो भी मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी। मैं तो तुम्हें इजीएस्ट बता रहा हूँ, इजीएस्ट। भाई मुझे तुमको कंफ्यूज नहीं करना, मुझे तो इजीएस्ट बताना है। इसको देख लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बस। इधर देख लेता हूँ, ये 1 है, इधर कार्बन है, इससे एक ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, उससे एक ऑक्सीजन है, लेकिन उससे CH भी है, मतलब वाला 2। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी है, ये भी है। बना दो, इसको एस बना देता हूँ भाई, इस वाले पे तो एस बनना चाहिए, ये एस है, और इसमें ये एस है, इसमें भी एस बनाऊंगा मैं, तो ये वाला एस, ये लो बन गया। ये आ रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन। सर ने तुम लोग को नहीं पढ़ाया कि मतलब आरएस को कैसे कन्वर्ट करते हैं वेज डेस में? पढ़ाया है, पढ़ाया है, सब बोल रहे हैं, पढ़ाया है। हाँ सर हाँ सर मेरा एक डाउट है इस फिशर में। हाँ सर इसमें मतलब जब जैसे अभी आपने बनाया है 2 कायरल सेंटर वाला जो आपने अभी कंपाउंड बना वो बनाया मॉलिक्यूल, हम्म।
मतलब उसमें फीचर फॉर्मेट मतलब वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कि दोनों बॉन्ड अंदर को जा रहे हैं, मतलब वर्टिकल वाले। हाँ, तो मतलब इसमें कैसे मतलब दोनों अंदर जा सकते हैं, मतलब वो तो फिर ये लो ना, मतलब बीच हाँ, में कार्बन आ जाएगा ना। ये हो गया ना टेट्राहेड्रल। मतलब भाई आप तो टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाना चाहते हो ना, यस। तो इसको एक नीचे ये वाला बॉन्ड हो गया, ऐसे अपन ने एक बॉन्ड ऐसे बना लिया और 3 बॉन्ड अपन ने ऐसे बना दिया। भाई ये कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है और ये कैसे दिख रहा है अंदर की तरफ, हो गया ना, ये ट्राइंगल बन गया। ये एग्जैक्टली बोर्ड के मतलब अपने पेपर के प्लेन में नहीं होगा, पेपर के प्लेन में ये होगा और ऊपर ये पंखी की तरह दिख रहा होगा, बस खत्म। वो भी टेट्राहेड्रल है। ये 3 बॉन्ड ट्राइंगल जैसे बना रहे होंगे, जो पेपर के प्लेन से उसके पेपर के प्लेन में नहीं है, मतलब अपने स्क्रीन के प्लेन में नहीं है, सिर्फ ये वाला बॉन्ड स्क्रीन के प्लेन में बना दिया। ये अच्छा थोड़े मतलब से ये भी स्क्रीन प्लेन से में आएगा अबव हो ना। गए, ये थोड़े से स्क्रीन से अबव हो गए, ये अंदर की तरफ हो गया। अब बताओ। अच्छा सर, मैं तो मतलब ऐसा समझता हूँ ना कि दोनों दोनों लाइनें हैं जो वो दोनों अंदर हो जाती हैं स्क्रीन के, मतलब आपने कहा एक प्लेन में आएगी। एक ही होगा प्लेन। ठीक है सर। मतलब देख, सीधी सीधी बात है, मैं तुझे बताऊं कि इसमें ना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपन को। इसलिए मतलब जो सर ने पढ़ाया होगा तुम उसी मेथड को फॉलो करो। मेरा मेथड क्या रहता है कि सबसे कम मतलब मिनिमम कंफ्यूजन होना चाहिए, बट उसके लिए बहुत सारा पहले पढ़ा देता हूँ, फिर मिनिमम उस पर आता हूँ डायरेक्ट पे। तो फिर अपन को पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे करता है। अभी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें भी ना वेज डेस में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है अपन को। उसमें क्या है भाई, आप कैसे भी दे दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। आप CH3 लिखो, इधर OH लिखो, इधर मतलब Cl लिखो, इधर H लिखो। अब फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो कायरल सेंटर में हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तभी तो हॉरिजॉन्टल पे हाइड्रोजन रख पाऊंगा। अब अपन को पता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो अपन ने इसको हटा के इधर H लिख लिया, इधर Cl लिख दिया। अब एक बार इन तीनों को और एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इधर Cl लिख दो, इधर CH3। लो भाई कर दो, ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मतलब पहले सर जो आप आपने एक का दिया था, बोलो। सर आप एक का फिशर बना के बता सकते हो क्या, मैं आपको बोलूं? इसका सर COOH, HCl और F तीनों C कार्बन से जुड़े हैं, तो उनका फिशर बना के दिखा सकते हो। और Cl ऊपर नीचे है और F ऊपर की तरफ है, इसके लिए। बनाता हूँ। COH ऊपर है और H लेफ्ट साइड में है, मतलब टेट्राहेड्रल जैसा। अच्छा ऐसे बना दूं। सर नहीं, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में गिवन इधर की अच्छा COH अच्छा ठीक है, C। रुक जा रुक जा रुक जा, कोई क्वेश्चन अपने पास है क्या वैसा? तो कोई क्वेश्चन बता दे, मैं उसमें बता दूंगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन, कोई तूने क्वेश्चन किया या इसी में बताना है मुझे? सर वो 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल वाला कर दो। और रुको रुको, तुमने कहा मुझे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो लो इधर। अच्छा वो टेट्राहेड्रल वाले स्ट्रक्चर में लिख दिया, ले लिखा। अब इसमें क्या करना है, इधर ऐसे बना लेना है, एक और ऐसे बना दूं। सर उधर H है, C की जगह H है, और एक Cl है, और एक। रुको रुको रुको, एक मिनट में मतलब बना देता हूँ, हाँ? एक मिनट, मतलब अपन ऐसे कर लेते हैं। तो इधर तुम कह रहे हो कि एक Cl लेना चाहते हो और इधर एक ऐसे, तुम कह रहे हो इधर H ले लो। अब क्या करें? सर वो जो आपने, हाँ उधर F, और इधर F, जिधर आपका पेन है उधर F। इधर क्या लिखना है, तुम तो बता दो कि ये लिखना F F F F F है। लिख दिया बेटा क्लोरीन इधर मतलब, Cl क्लोरीन। Cl लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करना है? सर इसका फिशर बना के दिखा सकते हो आप? क्यों नहीं बना के दिखा सकते? इसका RS कैलकुलेट कर सकते हो तुम? इसका RS कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो तो लो सर करो। R ना? नहीं, देख लेता हूं मैं, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क।
तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये 1 है, तो R आइसोमर हो गया। अब मुझे एक बात पता है कि जो कंपाउंड तुमने मुझे दिया है ना वो ऐसे है, आईयूपैक नंबरिंग में ये 1 है ये 2 है, मतलब इधर कार्बन 1 होगा इधर कार्बन 2 होगा। मुझे हाइड्रोजन तो लिखना ही लिखना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इनमें से एक जगह हाइड्रोजन लिखूंगा, एक जगह मैं F लिखूंगा। किसी भी एक तरफ आप हाइड्रोजन लिख लो, किसी एक तरफ, लेकिन लिखना ऐसे कि उसमें ये आए। ठीक है, इधर F लिख देता हूँ मैं। तो मेरे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया है ये R कॉन्फ़िगरेशन है, ये लो बन गया। अब तुम ये नहीं कह सकते मुझसे कि सर नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा। अब बताओ इसमें कहाँ गलत है, मैं तो ऐसे लिखूंगा। मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, अब बताओ मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिखूंगा, है ना भाई। मतलब कभी कभी ऐसे होगा कि आप कहोगे कि नहीं सर मैं तो, आप क्लोरीन ही क्यों रख रहे हो नीचे, मैं तो फ्लोरीन रखूंगा और आप क्लोरीन से डिसाइड करूंगा। हाँ तो रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट ना, रखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करेंगे, लिखे ये आर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब दिस एंड दिस दे आर आइडेंटिकल्स। सर तो नीचे एच भी लिख सकते हैं क्या? एच नहीं लिख सकते, एच तो बेटा मतलब कंपलसरी है ना फिशर में एट द हॉरिजॉन्टल। फिशर लिखते ही तब है जब इनमें से, जब इन चारों में से कोई एक हाइड्रोजन होगा तभी अपन फिशर बता पाएंगे, नहीं तो फिशर तो बता भी नहीं पाएंगे अपन। फिशर बताने के लिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। ये होता है। ओके सर। तो आपको जो भी करना है ना, आप उसको वैसे बना लो। आपको जो भी गिवन है बस आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद उसे कन्वर्ट कर लो फिर वेज डैश में, जो भी आपको कन्वर्ट करना है। आप न्यूमन प्रोजेक्शन लिखो, कुछ भी लिखो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। अब क्वेश्चन पे अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछोगे तो उसमें मुझे ये भी पता चल जाएगा ना, अच्छा सर हम तो ऐसे सोचते हैं, आप ये बोलते हो। कई बार होता है ना ऐसे कि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करके रिवाइज करके सारी चीजें अगर कर लेते ना, उसके बाद अगर पूछोगे मुझसे तो आपको बड़ा इजी लगेगा, यार ये तो बकवास है, मतलब सर हम लोग फालतू में इतना टेंशन लेते हैं, कुछ है ही नहीं उसमें पढ़ने के लिए सर उसमें। हाँ बोलो। एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डाउट है। अब एक काम करो, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन में डाउट है ना, आप मतलब चैट पे लिख दो, तो एक्सरसाइज 1 को डिस्कस करते हैं पहले। तो वो मुझे भी ध्यान रहेगा, मैं उतने क्वेश्चंस कर लेंगे अपन। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में कोई डाउट है क्या? अपन चैट में लिख लेते हैं ना सबको, मैं चैट मतलब वैसे कर देता हूँ, उसको सब लोग देख सकते हैं वैसे चैट A1 में ना, चलेगा ना? तो उसको A1 में ही डाउट है। Which of the following compound of restrict rotation and out of which can show the geometrical isomerism? So restrict rotation का मतलब है, तो एक बार देख लेते। एक तो A1 पूछा था आपने, फिर मेरे पास A3 और D3 है, और फिर मेरे पास E2 का 5 है और A5 भी है, चलेगा? शुरू कर लेते हैं अपने। Which of the following compound have restrict rotation and out of which can show the geometrical isomerism? देख भाई, अगर किसी रिंग में डबल बॉन्ड ऐसे है ना,
इसमें भी रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है। आप किसी एक को पकड़ के दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते, ऐसे पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं। सेकेंड वाला, उसमें भी साइक्लिक रिंग है। साइक्लिक रिंग इज अ रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट, वो भी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट है। CH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड भी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे रिंग्स वगैरह, वो सब रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट है। तो मेरे ख्याल से 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में है, 5 में है। डबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड 6 में है, 7 में है और 8 में भी है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट होता है। एंड आउट ऑफ विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वही शो कर पाएंगे जिनके बीच में ऐसे सैचुरेटेड रिंग हो या डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं शो कर सकता। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का अपन को ये भी पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या कंडीशंस होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन दिखा पाएगा? सेकंड वाला, वो तो ऐसे ही है, इसी से बता दूंगा ना, ऐसे सिस एंड ट्रांस। थर्ड वाला वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, इधर एच के बेसिस पे दिखा सकता हूँ मैं, सिस ट्रांस। फोर्थ वाला भी बताएगा, फिफ्थ वाला नहीं बताएगा, सिक्स्थ वाला नहीं बताएगा, सेवेंथ वाला बताएगा, एट्थ वाला नहीं बताएगा। तुम्हें किस में डाउट है बता दो। A1 में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट मतलब उसमें रिंग होनी चाहिए और या फिर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर अटैच्ड है कार्बन के बीच में तो इन कार्बन में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसको होल्ड करो और इस ग्रुप को रोटेट कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। A3 भी पूछा है, डिफाइन द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन and give one example of each of alicyclic and cyclic compound. ठीक है। सो अपन कहेंगे, देख भाई, डिफाइन करने के लिए अपन कहेंगे डबल बॉन्ड या फिर साइक्लिक रिंग। तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन का मतलब है रोटेशन। अगर अपन अदर बॉन्ड्स में देखें तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स में पॉसिबल होता है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। इसको पकड़ के आप इसको रोटेट कर लो। इट इज लाइक दैट कि आप एक स्टिक को दो सर्कुलर डिस्क में लगा दो और एक डिस्क को पकड़ के दूसरे को रोटेट कर लोगे। ये तो बिल्कुल वैसे नट बोल्ट जैसे हो जाता है। बोल्ट में नट को कसते रहो तो नट को अपन पकड़ लेते हैं, बोल्ट को पकड़ लेते हैं, नट को अपन रोटेट करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई मान लो कोई अपन दो रिंग्स वाला, दो बोल्ट मतलब ऐसे कर लें, दोनों आपस में ज्वाइंट है तो क्या, और ये भी आपस में ज्वाइंट है तो क्या आपस में रोटेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपको एक ये तोड़ना पड़ेगा। जब आप ब्रेक करोगे तभी वो रोटेट हो पाएगा। तो इधर आप इसको होल्ड करके इसको रोटेट थोड़ी कर सकते हो, ये आपस में अटैच्ड है। तो जब आप किसी बॉन्ड को रोटेट करके, बॉन्ड को ब्रेक करके ही इनमें रोटेशन कर सकते हो। आप इसको होल्ड करके इसको रोटेट नहीं कर सकते, पूरा रिंग रोटेट होगा नहीं कर सकते आप रोटेट। आपको क्या करना पड़ेगा? ये रिंग तोड़नी पड़ेगी तभी रोटेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो रिंग इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट तभी होती है, वो सिंगल बॉन्ड के अलावा बाकी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट ही होंगे, ऑल अनसैचुरेटेड साइट एंड द साइक्लिक साइट। आप यहां दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसके बाद ही इन कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन हो पाएगा। तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, साइक्लिक रिंग्स भी होंगे। That is such right now restricted rotation site. A4 का फोर्थ वाला बताया। A4 के फोर्थ वाले में sin and T बताओ ना, इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। फोर्थ नहीं, फिफ्थ वाला पूछा आपने। A4 के फिफ्थ वाले में विल से दैट, देखो भाई, साइक्लिक रिंग अगर प्रेजेंट है, साइक्लिक रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता। इसका सिस तो है लेकिन ट्रांस नहीं बना सकता।
रिंग टूट जाएगा अगर ट्रांस बनाने की कोशिश भी करूंगा तो, बहुत छोटा रिंग है। वो टूट जाएगा तो वो नहीं बनेगा, रिंग टूट जाएगा। अगर साइक्लिक रिंग के अंदर हमें चाहिए ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, तो एटलीस्ट 8 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए। 8 मेंबर्ड रिंग ऑनवर्ड्स कैन शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन सिस्टम, तब अपन बता सकते हैं। वो काफी बड़ा रिंग हो जाएगा, ये तो चलेगा। ऐसे करके ये डबल बॉन्ड, और अगर अपन इसमें लिखेंगे ना ऐसे, जैसे आपको गिवन है उसमें, तो अपन कहेंगे इस डबल बॉन्ड की वजह से तो अपन शो कर नहीं सकते, और ना ही इसकी वजह से। अब इधर भी ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो भी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये वेज डैश में जा नहीं सकता। अब इसको वेज डैश में लेके जा सकते हैं, लेकिन बताऊं कैसे, क्योंकि इसका तो कोई प्लेन नहीं होगा भाई, सारे कार्बन एटम और Br एक ही प्लेन में है। मैं सिर्फ Cl के बेसिस पे थोड़ी बता सकता हूँ सिस और ट्रांस। इसका क्या करूं, सिस बताऊं या ट्रांस बताऊं, कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ, अगर ये इधर अटैच्ड होता है ऐसे, तो अपन बता देते। क्यों, क्योंकि मैं Br को भी ले जा सकता हूँ डिफरेंट प्लेन में। ये Cl होता, इधर Br होता, अब अपन बना सकते थे भाई, अपन बोलते ये सिस है, ये सिस है, और अपन ट्रांस भी बना लेते, दैट इज सिस और ट्रांस, वो अपन बता सकते हैं। ठीक है, फिर आपने पूछा दैट इज फिफ्थ वाला A5, और ए का सिक्स्थ वाला भी पूछा था। ए का सिक्स्थ वाला क्या है, ए के सिक्स्थ वाला तो शो कर सकता है, ये लो, ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया, ये ट्रांस, तो सिस ट्रांस शो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज B2 का सिक्स्थ वाला। चलो B2 का सिक्स्थ वाला देखते हैं। B2 का सिक्स्थ वाला क्या है, B2 का सिक्स्थ वाला कहाँ है, B2 ही बता देता हूँ मैं। B2 में अपन को गिवन है, B2 के बाद D3 है, चलो B2 लिख लेते हैं, और फिर D3। तो B2 में क्या गिवन है अपन को, A वाला पार्ट गिवन है। A वाले में अपन को ऐसे गिवन है, Pr H डबल बॉन्ड H और Br, इसका सिस ट्रांस बना सकता हूं मैं। तो मेरे पास ये दोनों गिवन है ऐसे, और इसमें पूछ रहा है कि दे आर डायस्टेरियो आइसोमर्स। हाँ, सिस एंड ट्रांस आर डायस्टेरियो आइसोमर्स। इनके डाइपोल मोमेंट बताओ, तो इसका 0, दिस विल बी डाइपोल मोमेंट लाइक दिस। अपन का पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ट्रांस ब्यूटेन डायोइक एसिड, ब्यूटीन डायोइक एसिड, हाँ ठीक है, ये लो ब्यूटीन डायोइक एसिड बना लेंगे पहले, ट्रांस ब्यूटीन डायोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड फ्यूमरिक एसिड, trans butene dioic acid, that is called fumaric acid. So has higher boiling point than cis butene dioic, है ना, this will have higher boiling point, no, this mu will be equal to 0 for this, symmetric है ना, तो dipole moment इसका ज्यादा होगा cis वाले, that is called malic acid, ये malic acid है, वो fumaric acid है। C वाले में given draw the cis and trans structure of cis hexene which will have higher boiling point and why। हाँ, तो cis वाला मतलब अब बता दो हेक्सीन के लिए, और उसमें
सिस वाला होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ट्रांस वाले का कम होगा, तो बना सकते हैं अपन, सब कोई प्रॉब्लम नहीं हेक्सीन के लिए। तो अब हेक्सीन मतलब बताने की जरूरत नहीं है, यू नो दैट व्हाट इज हेक्सीन, है ना। सिस हेक्सीन सबको पता है, हेक्सीन क्या होता है। सिस हेक्सीन X2 इन था, X3 इन है, X2 इन तो बना देंगे। अब आगे देखते हैं अपन D3 की बात करते हैं। D3 में अपन को गिवन है दैट इज RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, ठीक है भाई। D3 ने कहा हमने RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, सर सी और डी खाली। C और D वाले में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हाइड्रोजन तो ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तब तो बहुत इजी हो गया। ये 1 होगा क्योंकि इस कायरल सेंटर से ये 1 हो गया, ये कार्बन अटैच्ड है, इसका तो एक्सपेंशन होता है, डबल बॉन्ड होगा तो ज्यादा प्रायोरिटी होगा, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, R आइसोमर हो गया। और डी वाले को अगर चेक करना है तो डी वाले को चेक कर लेंगे। इधर अपन लिखेंगे तो ये H हो गया और ये Cl हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सर इसका ए भी बता दो। R हो जाएगा। इसका A बताना है तो A अपन ऐसे बता देंगे। C है, इधर है अपने पास CH3 होल ट्वाइस, इधर CH3 है, इधर CH2 भी आ रहा है, और इधर अपन को गिवन है C2H5। तो अगर ए वाले को लिखेंगे तो अब इस वाले में तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये है और हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है। चलो इसको चेंज कर देते हैं अपन, इसको और इसको रिप्लेस करते हैं और फिर इन तीनों में से किसी दो को एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसको CH3Br कर लेते हैं और इसको C2H5 कर देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब अपन चेक कर लेते हैं, R हो गया ये। चलो सर ये डी वाले का फिशर कैसे बनेगा? डी वाले का फिशर प्रोजेक्शन। मैं ये फिशर, तुम लोग बार बार फिशर क्यों बोलते हो? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम लोग बार बार फिशर क्यों बोलते हो? फिशर कैसे बनाएंगे? मैं टेट्राहेड्रल से बताना नहीं समझाया था, मतलब हमने कहा था पहले फीचर बनाएंगे ना, विजुअली देख के फीचर बनाते थे, फिर उसको फीचर में देखते थे कि कैसे वो है आ रही है। कुछ नहीं बना। सर ने डायरेक्ट हमें टेट्राहेड्रल से बताया नहीं था कैसे आ रहा है निकाल। अपन तो सीधी सीधी बात करेंगे, क्या गिवन है मुझे? ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 2 3, हाइड्रोजन को दूर होना चाहिए, पास है, तो उल्टा लिखूंगा। हाइड्रोजन को सर दूर होना चाहिए, पास है, तो मैं उल्टा लिखूंगा। हाइड्रोजन ये दूर था, मैंने सीधा लिखा, जो आया वही लिखा। भाई मेरे लिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे होना चाहिए, अगर वो वेज पे है तो उल्टा लिखूंगा, डैश पे है तो वही लिखूंगा, और वेज और डैश दोनों में से किसी पे नहीं है तो बनाऊंगा ऐसे इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके। अगर वेज और डैश पे है तो क्यों टाइम वेस्ट करूंगा फिर? अब देखना, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हैं अपन इसमें, है देखना। अपन कहेंगे नहीं सर मैं तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करूंगा, आप बताओ क्या कर लोगे? तो चलो देखते हैं अपन, इधर हाइड्रोजन को होना चाहिए, इधर Cl को ले लेते हैं। अब किसी दो को और एक्सचेंज करते हैं, तो अपन CH3 को कर देते हैं इधर से, किसी को भी कर दो, आपकी मर्जी। इधर CH3 ले आते हैं तो इधर Cl आ जाएगा। रेड वाले हटाता हूं मैं, रेड वाली नंबरिंग हटाते हैं। अब करो, वही आएगा जो लिखा अपन ने, Cl1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। CH3 है ना, हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द गियर, आ गया। आ गया ना। अपन ने क्या किया भाई, जो आपने मुझे दिया था, अगर हाइड्रोजन डैश पे है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो आ रहा है वही लिख दूंगा।
अगर हाइड्रोजन वेज पे है तो फिर उल्टा लिखूंगा। ये आ रहा था 1 2 3 आ रहा था मेरा, ऐसे आ रहा था, मैंने कहा हाइड्रोजन लेकिन मेरी तरफ है जबकि दूर होना चाहिए, तो मुझे उल्टा लिखना चाहिए। मैं अपने उस तरफ खड़े मिरर इमेज से पूछूंगा भाई तू बता दे, उसके लिए तो हाइड्रोजन दूर होगा ना। इसमें हाइड्रोजन ना तो लोएस्ट प्रायोरिटी ना तो वेज पे था और ना ही डैश पे था, तो मैंने जैसे यहाँ इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज किया ना, वैसे उधर कर दिया कायरल सेंटर्स। बोलो डायरेक्ट समझ में आया? समझो। ठीक है, तो अपन को टाइम वेस्ट क्यों करेंगे यार, फिश बनाएंगे फिर ये देखेंगे फिर वो देखेंगे, कुछ नहीं देखना अपन को, सीधा बना हुआ खत्म बात। ये अपना D3 था। D3 के बाद E2 का 5 पूछा था आपने। E2 का 5 E2 का 5 होता है, देख लेते हैं अपन, एक मिनट रुकना। E2 का 5 है कहाँ है? अच्छा, E2 का 1 2 3 आ गया, 4 हो गया, 5 हो गया। क्या करना है इसमें, बताना क्या है? फाइंड द प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल इन दिस कंपाउंड। अच्छी बात है, क्या गिवन है अपन को? देख भाई, दोनों सेम ग्रुप है, मतलब कॉस तो है, कॉस नहीं है। और क्या बताना था अपन को? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो बतानी होती ना अपन को, एक्सेप्ट C2 एक्सेप्ट C1 बताना होता है। क्योंकि C1 तो सभी में होता है, मना करो। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर किसी एटम से दो सेम ग्रुप अटैच होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी होगा 100%। E1 का 5, E1 के 5 में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ऐसे बनाते हैं ना। देखना, ये रिंग जो है ना, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, रिंग से परपेंडिकुलर। वरना वेजडेस भी बना सकते थे, क्योंकि वेजडेस क्या है। फिर F2 का 2 हो जाता, F2 का 2, F2 के 2 में अपन को गिवन था द रिलेशन बिटवीन दीज टू। हाँ बताएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, ये मस्त क्वेश्चन आया। ये क्या है, FBrCl I and this will be IBrF और Cl। RS कॉन्फ़िगरेशन से बताऊंगा मैं, कभी किसी को देख के कुछ नहीं बताता, RS कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1 2 3 R, ये वाला चेक करूंगा, ये वाला मेरे पास उधर है 1 2 3 S enantiomers। अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, ये 1 2 3 आप कह रहे थे, चलो ये तो मैं समझ में आ गया मुझे, ये 1 ये 2 और ये 3, फोर्थ कभी नंबर नहीं करना, फोर्थ कभी नंबर नहीं करोगे। ये 1 2 3 अपन को पता है, दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, फिशर प्रोजेक्शन है, ये टुवर्ड्स द व्यूअर था, बताया था ना मैं उल्टा लिखूंगा अगर टुवर्ड्स द व्यूअर आया कुछ तो। क्रॉस वाला स्ट्रक्चर मतलब फिशर प्रोजेक्शन, क्रॉस वाला स्ट्रक्चर मतलब फिशर प्रोजेक्शन, और जो हॉरिजॉन्टल पे है वो मेरी तरफ है, और जो वर्टिकल पे है वो मुझसे दूर है।
ये मुझसे दूर था और इसको होना भी चाहिए। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर 1 2 3 आर लिखा, इसको 1 2 3 और ये मेरी तरफ था, तो मैं अपने मिरर में से पूछूंगा भाई तू बता, वो कहेगा उल्टा लिख दो, ठीक है ना। दूसरा वाला देखते हैं अपन। दूसरे वाले में अपन को ऐसे लिखना है, ये एफ है, ये सी एल है और इधर एच, इधर डी है, इधर आई है और इधर बी आर है। इसमें और इसमें रिलेशन बताना है, इधर आई है, इधर एफ है और इधर डी है, और इधर क्या करेंगे अपन, बी आर है, इधर एच है और इधर सी एल है। तो अपन कहेंगे यार एक बात बता, तुमने क्या हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। अपन कहेंगे कि देखो इस कार्बन से तुमने ये दोनों अटैच कर रखे हैं और इधर फ्लोरीन तो है, सीएल गायब है। ये तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ही नहीं है। हाउ कैन यू चेंज द पोजीशन, मतलब कार्बन से ही चेंज कर दिया आपने, फिर उसी कार्बन पे इधर उधर कर सकते हो आप। ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि इसको उधर ले जा सकते हो, उसको उधर ले आते हैं, ऐसे थोड़ी कर सकते हो आप। फिर तो आईयूपैक नंबरिंग ही डिफरेंट हो गई ना। फिर तो अपन कहेंगे इधर नंबरिंग था 1 2 और इधर 1 आइडो था और 2 क्लोरो था। इधर देखो इधर बी आर है इसलिए 1 2 है, लेकिन इधर 1 ब्रोमो 1 क्लोरो हो गया और इधर 2 आइडो हो गया, जबकि यहाँ 2 1 आइडो था। तो आईयूपैक नेमिंग ही डिफरेंट होगी। इनमें आईयूपैक नेम थोड़ी कभी डिफरेंट होता है ऑप्टिकल आइसोमर में, आईयूपैक नेम इज सेम। इधर तो आईयूपैक नेम ही सेम डिफरेंट हो गया। फिर क्या था, ठीक है भाई, इधर COH था, इधर OH था, इधर F था, इधर OH है, इधर H है और इधर COAD है, चलेगा। इधर क्या है, इधर गिवन है COAD और इधर गिवन है OH, इधर गिवन है H, इधर गिवन है H और इधर गिवन है OH और इधर गिवन है COH। हम किसी भी मॉलिक्यूल को ना उसी प्लेन में कितना भी रोटेट कर सकते हैं, उसी के प्लेन में, टू गेट द रिलेशन बिटवीन दीज टू। मैं बस वो ऐसे घुमा नहीं सकता, मतलब उसी प्लेन में ऐसे ऐसे कितना भी घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करोगे तो डिफरेंट आइसोमर है। तो चलो इसको 180 रोटेट करके देखो इसके साथ। अगर इसको 180 रोटेट करें, इसको 180 रोटेट कर देते हैं अपन, इस वाले क्या बनेगा आपके पास, ऊपर आ गया COH, नीचे आ गया COAD। 180 रोटेट करोगे तो इसका OH इधर चला जाएगा और इसका OH इधर आ गया, मतलब दीज टू आर आइडेंटिकल। देख ले भाई, उसी प्लेन में आप किसी भी मॉलिक्यूल को कितना भी रोटेट कर सकते हो टू फाइंड द रिलेशन। अरे RR और SS से भी देख सकते हैं सीधा। कर सकते हैं, फिर RR और SS से भी कर सकता हूं। बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपका कार्बन 2 है, ये कार्बन आपका 3 है और ये कार्बन आपका 2 है। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे इसका कंपैरिजन करना और इससे इसका कंपैरिजन करना, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा वो इससे कंपेयर करना और जो कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा वो इससे कंपेयर करना। इसलिए मैंने रोटेट करवाया, आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1 मिनट करना, बहुत सारे बीच बीच में भी पूछ रहे थे, मैं उनको ध्यान नहीं देता फिर बीच बीच में ना, कि एक बार सीक्वेंस चलने देते हैं। अब अपने क्वेश्चन खत्म हो गए तो मैं जरा और देख लेता हूँ। अच्छा 3 4 हो गया था, G4 भी पूछा है, ठीक है G4 बता देता हूँ G4 क्या होता है। एक मिनट है, G4 देख लेते हैं। G1 G2 G3 G4, G4 तो अभी बताया बेटा, देखना अभी तो बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड आज पढ़ाया था ना जो लास्ट में, ये तो लिखा यही क्वेश्चन सेम G4 वाला और उससे अच्छे क्वेश्चंस, ये लिखो G4 वाला, है ना।
बिल्कुल सेम है G4 जैसे। क्वेश्चन पूछने में कोई सॉरी नहीं, कोई थैंक यू नहीं, ठीक है ना, कि अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, कोई बात नहीं भाई। देखो तुम लोग बच्चे हो और तुम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, बस ये है कि मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तुम लोग कुछ भी पूछोगे, आंसर तो मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, अभी नहीं बाद में दोगे, आंसर तो दो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सो अपन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मुझे पता है ना यार, तुम लोग को 3 सब्जेक्ट की टेंशन है, मुझे एक ही सब्जेक्ट का होगा, वो भी टेंशन नहीं, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा है, इसलिए तुम लोग कुछ भी पूछ सकते हो। अब एक मिनट, और भी क्वेश्चन थे बीच में, मैं एक बार चेक कर लूं। E1 के 5 में शायद मैंने बता सूडो स्कायरल सेंटर, ठीक है, चल मैं एक मिनट सूडो स्कायरल सेंटर बता देता हूँ, ठीक है ना। सूडो स्कायरल सेंटर क्या होता है, ठीक है। द chiral center by which the molecule can form optically active as well as optically inactive structure, और आइसोमर भी लिख सकता हूँ, स्ट्रक्चर और आइसोमर्स और आइसोमर्स। तो अपन कहेंगे सर बता दो इसमें है क्या, ये देख, मैं इसको सूडो कायरल सेंटर करूंगा, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब देख इसकी वजह से ये वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव, अब देख यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ये मॉलिक्यूल, हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, यहाँ पर वही रहा, हमने मॉलिक्यूल में कहीं और चेंज किया, तो देन दिस विल बी कॉल्ड एज सूडो कायरल सेंटर, सूडो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, दिस कॉल्ड सूडो कायरल, ये आपका सूडो कायरल सेंटर, ठीक है। So, that is like, मतलब वो कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है उससे और नहीं भी हो सकता है उससे। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो और प्लेन ऑफ सिमेट्री से बता दो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नो पॉस 2 to the power of n number of n is number of stereo center, कैलकुलेट कर दो। हाँ वो कह रहा ना कि सर फर्स्ट वाले डायग्राम में तो ये नॉट कायरल, बिल्कुल, लेकिन इधर तो कायरल है ना, इसलिए तो सूडो बोल रहे हैं उसको। इफ पॉस देन even number of stereo center, even stereo center, then it will be equal to 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1, और अगर ऑड नंबर स्टीरियो सेंटर तो आप इसमें ही बता दो, 2 to the power of n minus 1 minus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2 minus plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2, बताएंगे। This is optically active, this is the number of optically inactive, this is the number of optically active, this is the number of optically inactive, टोटल लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल अगर पूछें तो we can write like this,
लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव पूछे तो फिर ऐसे कैलकुलेट करके बताओ। where n is the number of stereoceptors. N is the number of stereoceptors. चलो आज इतना पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइम फिर इसका एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 1 के अगर कोई डाउट बचे होंगे तो वो भी पूछ लेना और एक्सरसाइज 2 भी पूछ लेना। फिर अपन सर बनेंगे। हाँ बोलो। सर आप 1 मिथाइल डेकालन के आइसोमर्स एक बार बता सकते हो प्लीज? अब बेटा मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि अब टाइम हो गया ना, मेरी दूसरी क्लास है तो भागना ओके पड़ेगा, है ना, क्योंकि हाँ वो टाइम टू टाइम 5 मिनट का गैप होता है ना, उनको भी लिंक भेजनी। ठीक है ना, अपन नेक्स्ट टाइम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, ओके सर। नेक्स्ट टाइम अपन तो बोल देना, मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, या उसमें पूछ लेना ग्रुप पे, मतलब या पर्सनल भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल थैंक यू।